नमो बुद्धाय। आप सभी धम्म मित्रों का सम्यक संबुद्धा चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय धम्म मित्रों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं जिसकी चर्चा तो होती है, लेकिन उसके भीतर छिपे इतिहास और उसके गूढ़ार्थ से आज भी बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। तो आइए आज हम चलते हैं गुजरात की उस ऐतिहासिक धरती की ओर, बड़ौदा, जहां एक प्रखर विश्वविख्यात विद्वान की विद्वत्ता थी और दूसरी ओर उस समय के समाज की वह कठोर वास्तविकता जिसने उनकी प्रतिभा से पहले उनकी जाति को देखा। यहीं सिर्फ कुछ दिनों की एक घटना ने इतिहास के पन्नों पर ऐसी अमिट रेखा खींची जिसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। एक ऐसी घटना जिसमें पीड़ा थी, अपमान था, अकेलापन था, लेकिन उसी पीड़ा की गहराई में एक ऐसी चेतना भी जन्म ले रही थी जो आगे चलकर संकल्प से महासंकल्प बनने वाली थी। वह संकल्प जो केवल एक व्यक्ति का संकल्प नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए समानता, सम्मान और मनुष्य की गरिमा का संकल्प बन गया। और इस पूरी घटना का सबसे बड़ा साक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति की लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि स्वयं बाबा साहेब की अपनी कलम है। उनकी आत्मकथात्मक रचना वेटिंग फॉर अ वीजा मानो उनके जीवन के उन क्षणों को एक एक शब्द के मोती की तरह पिरोकर हमारे सामने रख देती है। तो आइए चलते हैं उसी बड़ौदा की ओर, जहां एक महान विद्वान के जीवन की केवल 11 दिनों की यह यात्रा इतिहास के लिए एक अमर प्रश्न बन गई। और जानते हैं आखिर वह कौन सा अनुभव था जिसने एक व्यक्तिगत पीड़ा को एक ऐसे महासंकल्प की दिशा दे दी जिसकी गूंज आज भी करोड़ों हृदयों में सुनाई देती है। जिस मस्तिष्क ने ज्ञान के महासागरों को मथा, जिस मेधा ने विश्व के श्रेष्ठ ज्ञानपीठों पर अपनी विशिष्ट पहचान अंकित की, जिस विद्वान ने अर्थशास्त्र, विधि, राजनीति और समाज, इन सबको एक साथ देखने की दृष्टि संसार को दी, उसी महामनीषी के सामने एक दिन ऐसा भी आया जब उनके लिए अपने ही देश में एक सुरक्षित निवास तक उपलब्ध नहीं था। ज्ञान ने संसार के द्वार खोल दिए थे, लेकिन जाति ने अपने ही समाज के द्वार बंद कर रखे थे। यही विरोधाभास बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की उन घटनाओं में से एक है जिसे समझे बिना उनके संघर्ष की गहराई को पूरी तरह समझना कठिन है। और इस घटना का सबसे बड़ा साक्ष्य किसी दूसरे इतिहासकार की कलम नहीं, स्वयं बाबा साहेब की अपनी कलम है। उनकी आत्मकथात्मक रचना वेटिंग फॉर अ वीजा मानो उनके जीवन के उन क्षणों की एक एक स्मृति को शब्दों के माला में पिरोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर देती है। आज उसी माला के मोतियों को एक एक करके समझते हैं। धम्म मित्रों, हमारा अगला टॉपिक है सयाजीराव गायकवाड़ और युवा भीमराव अंबेडकर। इस कथा की पृष्ठभूमि में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रति अपने समय के उल्लेखनीय शासकों में थे। युवा भीमराव अंबेडकर की असाधारण प्रतिभा को अवसर देने में बड़ौदा राज्य की सहायता निर्णायक सिद्ध हुई। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के माध्यम से भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिला और वही युवा विद्यार्थी आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्वान बने, अर्थशास्त्र के गंभीर अध्येता बने, लंदन में विधि और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और आधुनिक भारत के सबसे प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वों में अपना स्थान बनाया। लेकिन इस छात्रवृत्ति के साथ एक दायित्व भी जुड़ा था, शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बड़ौदा राज्य की सेवा करना।
बाबा साहेब ने इस दायित्व को सिर्फ एक औपचारिक शर्त नहीं माना। वेटिंग फॉर अ वीजा में वे स्वयं बताते हैं कि बड़ौदा के महाराजा ने उनकी शिक्षा का वित्त पोषण किया था और इसलिए वे पहले बड़ौदा राज्य की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। यहाँ बाबा साहेब के व्यक्तित्व का एक और पक्ष दिखाई देता है, महान विद्वत्ता के साथ कर्तव्य बोध। धम्म मित्रों, हमारा अगला टॉपिक है विश्व की विद्या से भारत की धरती तक। विदेशी शिक्षा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने ज्ञान का एक विशाल संसार खोल दिया था। उन्होंने पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज और विधि का गंभीर अध्ययन किया, लेकिन भारत भूमि पर पुनः उपस्थित होने के साथ उनके सामने एक दूसरा संसार था। वह संसार जहां मनुष्य की सामाजिक स्थिति अक्सर उसकी योग्यता से नहीं, उसके जन्म से निर्धारित की जाती थी। बड़ौदा राज्य की सेवा स्वीकार करना उनके लिए अपने ज्ञान को राष्ट्रहित में लगाने का अवसर था। उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी अर्थात सैन्य सचिव के पद का दायित्व मिला। एक उच्च शिक्षित अधिकारी, एक राजकीय दायित्व, एक सम्मानजनक भविष्य की संभावना, सब कुछ जैसे व्यवस्थित दिखाई देता था। लेकिन वास्तविक परीक्षा कार्यालय में नहीं थी। वास्तविक परीक्षा उनके निवास की थी। हमारा अगला टॉपिक है जहां पद मिला वहां निवास नहीं मिला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सबसे बड़ी समस्या यह बन गई कि बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। यह विडंबना कितनी गहरी थी। राज्य उनकी योग्यता का उपयोग करना चाहता था, लेकिन समाज उनकी जाति की दीवारों से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। एक और विश्वविद्यालयों की उपाधियां, दूसरी ओर एक साधारण कमरे के लिए संघर्ष। एक और राजकीय पद, दूसरी ओर सामाजिक असुरक्षा। और यही वह बिंदु था जहां बाबा साहेब के जीवन का व्यक्तिगत अनुभव एक व्यापक सामाजिक प्रश्न का रूप लेने लगा। हमारा अगला टॉपिक है पारसी सराय में आश्रय मिला परंतु पहचान छिप न सकी। अंततः उन्हें एक पारसी सराय में निवास की व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन वहां रहने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। यह कोई गौरवपूर्ण परिस्थिति नहीं थी। यह एक ऐसी विवशता थी जिसे एक उच्च शिक्षित भारतीय को अपने ही देश में सहना पड़ा। उन्होंने एक पारसी नाम का सहारा लिया। बाबा साहेब ने पारसी सराय के रजिस्टर में अपना नाम अदलजी सोराबजी दर्ज कराया था। यह बात सीधे उनके वेटिंग फॉर अ वीजा के विवरण में मिलती है, लेकिन सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सका। इसी बीच बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सरकारी आवास की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन सहायता पहुंचने से पहले ही वह घटना घटित हो गई जिसने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ दी। यह व्यवस्था अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकी। अपने ठहरने के दूसरे ही दिन सुबह जब वे अपने कार्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सीढ़ियों पर लोगों के आने की आहट हुई। बाबा साहेब ने देखा लगभग 1 दर्जन पारसी व्यक्ति हाथों में लाठियां लिए हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनसे पूछा गया कि वे कौन हैं और पारसी नाम से वहां क्यों ठहरे हुए हैं। उनकी वास्तविक पहचान सामने आ चुकी थी। अब परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी। उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उस स्थान को छोड़ना होगा। कल्पना कीजिए, जिस महामनीषी ने विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जो बड़ौदा राज्य की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण राजकीय दायित्व संभाल रहे थे, उन्हें केवल उनकी सामाजिक पहचान के कारण एक सुरक्षित निवास से भी वंचित किया जा रहा था। और इस घटना का सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि यह किसी दूसरे इतिहासकार की कल्पना नहीं है। बाबा साहेब ने स्वयं इसे लिखा है। वेटिंग फॉर अ वीजा में उन्होंने उस घटना को इतनी स्पष्टता से दर्ज किया कि
आज भी हम उस सुबह की भयावहता को महसूस कर सकते हैं। कुछ समय तक व्यवस्था चलती रही, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उनके सामने केवल एक प्रश्न था, जाए तो जाए कहाँ। यह उनके उस निवास का 11वां दिन था। प्रातःकाल की सामान्य दिनचर्या थी। कार्यालय के लिए तैयारी हो रही थी। अचानक सीढ़ियों से कई व्यक्तियों के आने की आहट सुनाई दी, और फिर उनके सामने लगभग 1 दर्जन पारसी व्यक्ति लाठियां लिए हुए दिखाई दिए। अब बात केवल यह नहीं थी कि उनका निवास स्वीकार नहीं किया जा रहा था। उनके अस्तित्व को ही उस स्थान की सामाजिक मर्यादा के लिए अस्वीकार्य माना जा रहा था। उन्हें वहां से शीघ्र चले जाने के लिए कहा गया। जिस विद्वान ने विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जित किया था, जिसे राज्य ने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया था, उसी विद्वान के सामने उस क्षण ज्ञान की कोई उपाधि सामाजिक पूर्वाग्रह की उस दीवार को भेद नहीं पा रही थी। हमारा अगला टॉपिक है 5 घंटे और एक असहनीय प्रश्न। अब प्रश्न था, इस समय कहाँ जाए? बंबई के लिए ट्रेन रात लगभग 9 बजे थी, अर्थात लगभग 5 घंटे शेष थे। सराय में पुनः जाना सुरक्षित नहीं था। किसी परिचित से सहायता मांगना उनके स्वाभिमान को स्वीकार्य नहीं था। वेटिंग फॉर अ वीजा में बाबा साहेब अपने मन की इस स्थिति को अत्यंत मार्मिक ढंग से दर्ज करते हैं। और फिर उन्होंने उन 5 घंटों के लिए एक स्थान चुना, कामठी बाग। आज यही स्थान संकल्प भूमि की स्मृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस क्षण वह एक स्मारक नहीं था। वह केवल एक सार्वजनिक उद्यान था, जहां एक महान विद्वान अपने जीवन के अत्यंत कठिन क्षणों में कुछ समय के लिए आश्रय लेने को विवश थे। कामठी बाग, एक मौन साक्षी। संध्या उतर रही थी। प्रकृति अपनी गति से चल रही थी, लेकिन उस उद्यान में एक मनुष्य के भीतर मानो पूरा युग मंथन कर रहा था। बाबा साहेब ने अपने माता पिता को याद किया। उनकी अपनी रचना में यह स्मृति अत्यंत मानवीय रूप में सामने आती है। वे लिखते हैं कि वे ऐसे दुख में थे जैसे कोई बच्चा विपत्ति में अपने माता पिता को याद करता है। यहाँ हमें डॉक्टर अंबेडकर के पीछे छिपा एक अत्यंत संवेदनशील भीमराव दिखाई देता है। एक पुत्र, एक विद्वान, एक अधिकारी, और उस क्षण एक अकेला मनुष्य। यही दृश्य इस घटना को केवल ऐतिहासिक नहीं, मानवीय बना देता है। रात लगभग 8 बजे उन्होंने कामठी बाग से प्रस्थान किया। सराय पहुंचे, अपना सामान प्राप्त किया, आवश्यक भुगतान किया, और फिर बड़ौदा से बंबई की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की। उनका बड़ौदा प्रवास केवल 11 दिनों में समाप्त हो गया। लेकिन यह केवल एक नौकरी का अंत नहीं था। यह अनुभव उनकी स्मृति में जीवन भर के लिए अंकित हो गया। वर्षों बाद जब उन्होंने वेटिंग फॉर अ वीजा में इस प्रसंग को लिखा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उस घटना का दृश्य 18 वर्ष बाद भी उनकी स्मृति में उतना ही स्पष्ट था, और उसका स्मरण उनकी आंखों में आंसू ले आता था। धम्म मित्रों, हमारा अगला टॉपिक है वेटिंग फॉर अ वीजा, सबसे बड़ा साक्ष्य। यहीं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। हम यह कथा इसलिए नहीं सुना रहे कि किसी ने बाद में बाबा साहेब के जीवन के बारे में कोई कहानी लिख दी। हमारे पास बाबा साहेब की अपनी कलम है। वेटिंग फॉर अ वीजा उनके जीवन के अनुभवों का प्रत्यक्ष आत्मकथात्मक दस्तावेज है। उन्होंने अपने अनुभवों को किसी अलंकार की आवश्यकता के बिना इतनी स्पष्टता से रखा कि पाठक स्वयं उस युग के भीतर पहुंच जाता है। यह पुस्तक मानो कहती है, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं। कभी-कभी इतिहास एक ऐसे मनुष्य की आंखों में भी लिखा होता है
जिसे रात बिताने के लिए स्थान नहीं मिला। और बाबा साहेब ने उस इतिहास को स्वयं लिखा। हमारा अगला टॉपिक है अनुभव का सबसे गहरा अर्थ। इस घटना के अंत में बाबा साहेब ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया। उन्होंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को हिंदू समाज में अछूत माना जाता है, वह दूसरी सामाजिक पहचान के व्यक्ति के लिए भी उसी प्रकार अस्वीकार्य हो सकता है। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं रहा, इसने उनके सामने जाति व्यवस्था की व्यापकता और गहराई को और अधिक स्पष्ट किया। एक व्यक्ति को स्थान से वंचित किया गया था, लेकिन बाबा साहेब ने उस घटना में एक पूरे सामाजिक ढांचे की समस्या को देखा। यही उनकी दृष्टि की विशेषता थी। जहां सामान्य मनुष्य अपना दुख देखता है, वहां महामनीषी उस दुख के पीछे छिपी व्यवस्था को पहचानता है। हमारा अगला टॉपिक है पीड़ा से विचार, विचार से संघर्ष। यहीं से इस घटना का गूढ़ार्थ खुलता है। बाबा साहेब ने अपने अपमान को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे विचार बनाया, विचार को सामाजिक संघर्ष बनाया और संघर्ष को समानता और न्याय की व्यापक चेतना में परिवर्तित किया। यही कारण है कि बड़ौदा की घटना को केवल एक विद्वान के साथ हुआ अपमान कहना, उसके वास्तविक अर्थ को छोटा कर देना होगा। यह उस युग की सामाजिक संरचना का एक जीवंत दस्तावेज था। हमारा अगला टॉपिक है संकल्प दिवस, स्मृति से अर्थ तक। समय बीता, वह कामठी बाग बाबा साहेब की स्मृति से जुड़ता गया और आज वह स्थान संकल्प भूमि के रूप में स्मरण किया जाता है। संकल्प दिवस पर बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र होते हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके संघर्ष को स्मरण करते हैं, उनके विचारों को नमन करते हैं। लेकिन किसी स्मृति की वास्तविक शक्ति केवल भीड़ में नहीं होती। उसकी शक्ति इस बात में होती है कि वह अगली पीढ़ी को क्या सौंपती है। कामठी बाग की स्मृति हमें यही सौंपती है, अपमान को प्रतिशोध में नहीं, परिवर्तन में बदलना। दुख को निराशा में नहीं, दिशा में बदलना। और ज्ञान को केवल अपनी उन्नति का साधन नहीं, समाज की मुक्ति का माध्यम बनाना। आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि का अर्थ है। यदि हम वास्तव में संकल्प दिवस पर बाबा साहेब को नमन करना चाहते हैं, तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि हमने उनकी तस्वीर पर कितने फूल चढ़ाए। प्रश्न यह होना चाहिए, क्या हमने उनके विचार को अपने व्यवहार में स्थान दिया? क्या हम किसी मनुष्य को उसके जन्म से छोटा समझते हैं? क्या हम किसी की प्रतिभा का मूल्यांकन उसकी सामाजिक पहचान देखकर करते हैं? क्या हम शिक्षा को विशेषाधिकार मानते हैं या अधिकार? क्या हम अन्याय को देखकर मौन रहते हैं? क्योंकि बाबा साहेब का संकल्प किसी एक समुदाय की सीमा में बंद नहीं था, वह मनुष्य की गरिमा का प्रश्न था। आज जब असंख्य लोग संकल्प भूमि पर श्रद्धा से एकत्र होते हैं, तो उनके सामने केवल एक स्मारक नहीं होता, उनके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। एक ऐसी भूमि पर जहां एक समय एक विश्वविख्यात विद्वान रात्रि के लिए सुरक्षित स्थान खोजने को विवश हुए थे। क्या हम ऐसा समाज बना पाए हैं जहां प्रत्येक मनुष्य सम्मान के साथ जी सके? यही प्रश्न संकल्प भूमि को केवल तीर्थ स्मृति नहीं, आत्म मंथन की भूमि बनाता है। अंतिम कुछ पंक्तियां। वह 11 दिन समाप्त हो गए, पर उनकी स्मृति समाप्त नहीं हुई। वह रात बीत गई, पर उसका प्रश्न आज भी जीवित है। कामठी बाग की उस संध्या में एक महामनीषी के नेत्रों में पीड़ा थी, लेकिन उसी पीड़ा के भीतर एक विराट चेतना आकार ले रही थी। जिस विद्वान के लिए एक रात का निवास कठिन बना दिया गया था, उसी महामानव ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान, अधिकार और न्याय की एक विशाल वैचारिक भूमि तैयार करने के लिए संघर्ष किया।
जिसे समाज ने सीमित करना चाहा, उसकी दृष्टि ने समाज की सीमाएं ही बदल दी। जिसे जन्म के नाम पर मनुष्य से कम समझा गया, उसने अपने ज्ञान और कर्म से यह प्रश्न संसार के सामने रख दिया। मनुष्य की महानता उसके जन्म में नहीं, उसकी मानवता में है। और शायद यही कामठी बाग की सबसे गहरी स्मृति है। एक रात में कोई महल नहीं बना था, कोई सिंहासन नहीं बदला था, लेकिन एक चेतना और अधिक प्रखर हुई थी। एक व्यक्ति की आंखों में आए आंसू समय की धारा में बहकर एक दिन करोड़ों मनुष्यों की आस बन गए। और इसलिए संकल्प दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं, यह स्वयं से पूछने का दिन है, क्या हमारे भीतर भी अन्याय के सामने खड़े होने का वह साहस है? क्योंकि रात कितनी भी गहरी हो, ज्ञान का दीप बुझना नहीं चाहिए। घाव कितने भी गहरे हों, संकल्प को झुकना नहीं चाहिए। जिस पीड़ा को इतिहास ने देखा था, उसे बाबा साहेब ने विचार बना दिया। जिस अपमान ने उन्हें रुलाया था, उसी को उन्होंने करोड़ों के अधिकार की आवाज बना दिया। कामठी बाग की वह रात बीत गई, पर उसका दीप आज भी जल रहा है। और जब तक मनुष्य की गरिमा, समानता और न्याय की आकांक्षा जीवित है, तब तक बाबा साहेब का वह संकल्प भी जीवित रहेगा। जय भीम। नमो बुद्धाय।